मेरी सिगरेट ख़त्म हो चुकी थी। मैंने अपने फ़ोन से सिग्नल चेक किए, अभी भी कोई सिग्नल नहीं थे। मैंने उस झोपड़ी की तरफ नज़र डाली। एक उजड़ा हुआ नलकूप था। आग और मेरी टॉर्च की रोशनी से साफ दिख रही थी। कम से कम 30 साल पुराना था। इसके पहले कि मैं उस वीरान पड़े नलकूप से अपनी नज़र हटाता, एक आवाज़ मेरे पीछे से आई, इतने जाड़े में वहाँ मत खड़े रहिए, यहाँ आग के पास आ जाइए, थोड़ी राहत मिलेगी। मैं पीछे मुड़ा। वो लड़की अभी भी आग की तरफ देख रही थी। शायद मुझसे नज़र नहीं मिलाना चाहती थी। गांव की लड़कियों में ये शर्म और बात का लहजा सहज ही बचपन से होता है, पर अब मेरे लिए काम आसान हो गया था। मैं अब आराम से आगे का रास्ता पूछ सकता था। मैंने अपना बैग नीचे रखा और आग के पास नीचे बैठ गया। नीचे की ज़मीन ठंडी थी, तो उसने चारपाई से पड़ी एक बोरी मुझे दे दी। इशारा किया कि मैं आग की दूसरी साइड में बैठूं। मैंने वैसे ही किया। मैंने अपनी सिगरेट की डब्बी से एक सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। पहला कस छोड़ते ही जैसे मैंने उससे आगे का रास्ता पूछने के लिए मुंह खोला ही नज़र पड़ी। उसकी उम्र शायद 20 ही रही होगी। आग की रोशनी में अब शायद ध्यान से देखा, उसने शायद चुनरी लहंगा पहना हुआ था। पर हैरानी की बात यह थी कि इतनी ठंड में भी उसने कोई शॉल नहीं पहनी हुई थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक थी। मैंने शायद ही इतनी सुंदर लड़की कहीं देखी थी। आग की रोशनी में उसकी आंखें और चमक रही थी। उसे देखकर यकीन हो गया कि जरूर इसका पति या पिता यहीं कहीं आसपास ही होगा, वरना ऐसी सुंदर लड़की को ऐसे रात में अकेले कौन छोड़ता है। उसे देखकर ऐसा ही लगा जैसे कोई अपना घर का ही बैठा हुआ है। ये शायद इसलिए भी था मुझे कोई ढंग से तमीज़ से बात करने वाला मिला था। आप इतनी रात में अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? आपको डर नहीं लगता? मैंने पूछा। वो अब भी आग की तरफ देखे जा रही थी। नहीं, उसने एक मधुर आवाज़ में कहा, हमारे मंगेतर यहीं पास में ही हैं और हम अपने पिता का इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी काफ़ी समय से तबीयत खराब थी, अब वो सारी परेशानियों से दूर होने वाले हैं। फिर हम आज ये गांव छोड़ के जा रहे हैं। उसने बिना मुझे देखे जवाब दिया। मुझे अपने ऊपर थोड़ी शर्म आई। मैं गांव में था, मुझे ऐसे सवाल गलती से भी नहीं पूछने चाहिए। क्या पता किसे क्या बुरा लग जाए। चलिए, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मैंने अपनी गलती सुधारते हुए कहा। अच्छा सुनिए, मुझे जल्दी है। यहाँ आग के पास थोड़ी गर्मी देने के लिए शुक्रिया, पर मैं और नहीं बैठ सकता। मुझे ठाकुर साहब की हवेली जाना है। आप मुझे यहाँ से रास्ता बता सकती हैं? पहली बार उसने सर उठाकर मुझे देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई और उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और मुझे उसके दाहिने हाथ की सीध पर जाने के लिए इशारा किया। मैंने अपना बैग उठाया, सिगरेट फेंकी और शुक्रिया बोल के आगे ही बढ़ा था कि पीछे से एक आवाज़ आई, सुनिए। मैं पीछे मुड़ा। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। जी कहिए, मैंने पूछा। बिना हिचकिचाते हुए उसने कहा, आपको ये सब नहीं पीना चाहिए, ये सेहत के लिए हानिकारक होता है। एक मदद कर दी तो क्या मतलब, कोई भी यहाँ ज्ञान बांट देगा। यार, मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर तब भी मुस्कुरा के मैंने अपना सिर हिला दिया। उसके बताए हुए रास्ते पे चलता हुआ मैं आगे बढ़ा। बस थोड़ी ही दूर पे मुझे घरों में जलती हुई रोशनी दिखाई देने लगी। मैंने वहाँ एक आदमी को रोककर हवेली का रास्ता पूछा तो उसने बताया कि वो हवेली से ही आ रहा है। मेरे पिताजी ने उसे भेजा था स्टेशन पे जाके ये पता करने के लिए कि मैं कहाँ तक पहुँचा। मैंने राहत की सांस ली। उसने पूछा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं जंगल के रास्ते से आया क्योंकि मैं रास्ता भूल गया था। उसने मुझे थोड़ी देर के लिए घूरा और फिर आगे देखने लगा।
इस गांव में सब पागल हैं, मैंने सोचा। पर यहाँ चमक थी, बिजली थी, सड़क थी, अभी भी थोड़ी चहल पहल थी। बूढ़ाऊ ने काफ़ी काम करवाया है, मैंने मन ही मन कहा। हवेली मेरे सामने थी। मैंने शायद ही ऐसी हवेली ऐसे किसी गांव में अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। पिताजी सच में तो कहीं इसी के लिए नहीं आए? मेरे मन ही मर फिर से वही सवाल उमड़ा। हवेली को अभी भी दिवाली की तरह सजाया गया था। बाहर भी काफ़ी भीड़ थी, सब शायद बुढ़ऊ को देखने आए हुए थे। मेरे साथ वाला आदमी मुझे अंदर ले गया। मेरे पिताजी बाहर ही खड़े थे। मुझे आते देख वो मेरी तरफ बढ़े। उसके पहले ही मैं कुछ बताता उन्होंने कहा, वो मर चुके, हम कल सुबह ही निकलने वाले हैं। इतना कहकर वो अंदर चले गए। मैं अभी भी शब्द समझने की कोशिश कर रहा था कि पीछे से एक आवाज़ आई, अरे तुम तो भानु के बेटे हो ना? मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक बूढ़ी सी औरत मेरी तरफ बढ़ रही। ये शायद मेरे पिताजी को जानती थी। भ्रमित अभिव्यक्ति को नज़रअंदाज करते हुए वो मुझे एकटक देखने लगी। उसकी मोतिया होते हुए आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। बिल्कुल भानु पर गए हो, तुम्हारी उम्र में बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता था। पहली बार आए हो हवेली में, वो भी ऐसे अशुभ मौके पे। भानु तो अब आता ही नहीं, पता नहीं अब क्या होगा। इतना कहकर वो रोने लगी। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। तभी मेरे पीछे से वही आदमी जिसके साथ मैं हवेली आया वो बोले, ये इस हवेली में बरसों से है। आपके पिता को उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, पर बेवजह छुट्टियां खराब हो रही है यार। मैंने मन ही मन सोचा, बस अब कल यहाँ से निकलना है। मैंने उस बूढ़ी औरत को एक झूठी सहानुभूति देते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। उसने फिर कहा, बस अगर तुम्हारी भुआ आज होती तो तुम्हारे दादाजी को इतनी पीड़ा न होती मरते वक्त। काफ़ी तड़फे हैं वो अपनी दोनों संतानों के लिए। भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे।